हेलो दोस्तों, मैं हूं एसी मैकेनिकल का सीईओ हैप्पी प्रजापत और आपका दोस्त और होस्ट। तो दोस्तों, हमने पहले 10th क्वेश्चन की जो वीडियो था, सेशन था, वो पूरा कर लिया था। उससे पहले भी 10 क्वेश्चन का सेशन किया था। अब ये जो नया सेशन शुरू होगा, इसमें हम 20 प्लस क्वेश्चन का हम ये सेशन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये जो सेशन है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो MCQ हैं दिए हुए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें 21 का क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, एंटीफ्रीज उपयोग के समय वाष्पित नहीं होते हैं। कथन 2, एंटीफ्रीज कंप्रेसर के लिए स्नेहक का कार्य भी करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 सही है, कथन B सही है। कथन C में क्या लिखा हुआ है कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और D ऑप्शन में लिखा हुआ है कि कथन 1 और 2 दोनों गलत है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये RRB बेंगलोर AST लोको पायलट 2004 में ये क्वेश्चन छपा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कि कथन ऑप्शन में दिया हुआ है कि C है। इसका आंसर दिया हुआ है कि कथन 1 व कथन 2 दोनों सही है, क्योंकि एंटीफ्रीज उपयोग के समय वाष्पित नहीं होते हैं। एंटीफ्रीज कंप्रेसर के लिए स्नेहक का कार्य भी करते हैं। अब ये 22 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि इसमें हमें मैच करना है कि सूची 1 में जो दिया हुआ है वह किसका उदाहरण है। ठीक है, तो अब दिया हुआ है कि ब्राइन, एंटीफ्रीज, अमोनिया और सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो इसमें हमें पता है कि ब्राइन क्या होता है। ब्राइन सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो ब्राइन का मैच फर्स्ट से हो गया। और अगला है एंटीफ्रीज। एंटीफ्रीज में ग्लाइकोल आता है। एंटीफ्रीज ग्लाइकोल ये भी हो गया। होता है प्रोपिलीन ग्लाइकोल होता है। अमोनिया जो होता है वह कम विस्फोटक और सल्फर डाइऑक्साइड है जो अधिक अविस्फोटक होता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी RRB बेंगलोर AST लोको पायलट में आया हुआ है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन का ये जो सेशन चल रहा है हमारा वीडियो का, ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सेशन को आप बड़े ही ध्यान से समझें, क्योंकि इस सेशन में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये क्वेश्चन बड़ी ही मेहनत से बनाए हुए हैं। और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो इस सेशन में जो भी क्वेश्चन है वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं। RAC बुक, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि RAC ट्रेड जो हैं वह अलाइन ट्रेड हैं। इस ट्रेड के जो क्वेश्चन है वो जितनी भी ट्रेडें हैं, फिटर, टर्नर और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, सब में इनके क्वेश्चन छपते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। DRDO DMRC मशीनिस्ट का एग्ज़ाम होता है DRDO के लिए, उसके एग्ज़ाम में भी इनके क्वेश्चन छपते हैं। तो हमारी बुक में जो दिए हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारे भी बुक में छपेंगे। हमारे भी एग्ज़ाम, मतलब कि आपके भी जो एग्ज़ाम होगा DRDO का, DMRC, इसरो का, आप जो एग्ज़ाम दोगे टेक्नीशियन बी का, उसमें भी इनसे क्वेश्चन छपेंगे। इस वीडियो के सेशन में दोस्तों आप क्वेश्चन को तो पढ़ोगे ही, साथ ही साथ आप ये भी पढ़ोगे कि RAC ट्रेड में कौन कौन सी वैकेंसी आती है ना। तो ये अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ये हमारा जो है केमिकल फार्मूला पूछ रहे हैं अमोनिया का। ठीक है, अमोनिया का केमिकल फार्मूला है NH3। ये जो केमिकल फार्मूला आ रहे हैं ये आपके 10th लेवल के क्वेश्चन है ना। 10th में आपके साइंस थी, साइंस में थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी थी। केमिस्ट्री में ये रासायनिक केमिकल फार्मूले भी थे, तो आपको थोड़े बहुत तो याद हो गए ही। ये डायरेक्ट याद करने के क्वेश्चन है ना। ये समझ नहीं जा सकता, इन केमिकल फार्मूलों को डायरेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें आंसर है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। यह रेफ्रिजरेंट, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रासायनिक यौगिक है। जो अमोनिया है इसमें 1 N और 3 अणु हाइड्रोजन के मिले होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रासायनिक यौगिक है। अमोनिया नशीला, थोड़ी विस्फोटक और कुछ स्थिति में ज्वलनशील भी होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन पर जाते हैं कि 24 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है हमें
24 का जो क्वेश्चन है यह हमें कह रहा है कि 24 का ये जो क्वेश्चन है ये हमें कह रहा है कि अमोनिया निम्न में से किस धातु पर जंग का प्रभाव डालता है? ए तांबा, बी पीतल, सी स्टील, डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों अमोनिया जो होता है वह हमें पता है कि स्टील की जो पाइप होती हैं उसमें तो अमोनिया प्रवाहित होता है, तो इस पर तो अमोनिया जंग डाल नहीं सकता, तो यहाँ तो हो नहीं सकता। तांबा कॉपर में प्रवाहित नहीं होता और पीतल में प्रवाहित नहीं होता, तो इन दोनों पर जंग डालता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आरआरबी भोपाल एएसटी लोको पायलट 2010 में ये क्वेश्चन आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो आपके CTA एग्ज़ाम की डेट डिले हुई है कि 2021 को होगा, तो उसमें भी ये क्वेश्चन है जो कि आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वे सोच समझ के क्वेश्चन छपते हैं, तो इन क्वेश्चनों में से भी CTA एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चन इनमें से भी आ सकते हैं। 25 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक बार कितने वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है? ए एक बार बराबर 10 किलो न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, बी एक बार बराबर 10 किलो न्यूटन बटा मिलीमीटर स्क्वायर, सी एक बार बराबर 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, डी है एक बार बराबर 10 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे आरआरबी भुवनेश्वर एएसटी लोको पायलट में आया हुआ है। RAC का क्वेश्चन है कि एक बार कितने वायुमंडलीय के बराबर होते हैं? तो एक बार जो है वह 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आंसर है सी। ये देख लिए, एक बार में 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 × 100 सेंटीमीटर बराबर 10⁴ सेंटीमीटर। एक बार 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे होता है, ये पूरा सॉल्व किया हुआ है, हमें तो डायरेक्ट इसका आंसर याद कर लेना है। क्वेश्चन है 26 सल्फर डाइऑक्साइड को किसके समीप ले जाने पर सफ़ेद धुआं निकलता है? ए क्लोरीन, बी कार्बन, सी फ्लोरीन और डी है अमोनिया। तो इसका राइट आंसर है डी है अमोनिया। अमोनिया के पास हम सल्फर डाइऑक्साइड की छड़ को ले जाते हैं तो हमें सफ़ेद धुआं निकलता है। यह अधिक नशीला और तेज़ गंध वाला रेफ्रिजरेंट होता है। नेक्स्ट है 27 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्रियोन 21 का रासायनिक नाम क्या है? ए मोनोक्लोरो ट्राई क्लोरोमीथेन, बी डाई क्लोरो डाई फ्लोरोमीथेन, सी डाई क्लोरो मोनोक्लोरोमीथेन और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डाई क्लोरो मोनोक्लोरोमीथेन। इसमें फ्लोरीन है, ये फ्रियोन समूह का रेफ्रिजरेंट है। अगला है कि 28 नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा, ये दोस्तों 28 से पहले ये 27 में जो क्वेश्चन है फ्रियोन 21 है ना, इसी तरह के हमारे और भी क्वेश्चन आएंगे कि फ्रियोन 134 का रासायनिक नाम क्या है, रेफ्रिजरेंट 502 का रासायनिक नाम क्या है। इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे इनका रासायनिक नाम किस तरह से निकालते हैं उसका भी हम बहुत ही जल्द एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें कि ये बताया जाएगा कि इन रासायनिक जो रेफ्रिजरेंट है उनका रासायनिक नाम कैसे निकालते हैं। रेफ्रिजरेंट 21, 22, 23, रेफ्रिजरेंट 717, 729 वगैरह, तो इनका फॉर्मूला केमिकल वगैरह। तो अब 28 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है कि ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी पदार्थों के आयात निर्यात व उत्पादन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ये तो मैंने पहले आपको एक वीडियो था उसमें आपको बता दिया था कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए आयात निर्यात के लिए हमें लाइसेंस लेना ज़रूरी है। अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं और तो आप हमारे पहले की 2 वीडियो हैं उनको भी देख लीजिए, उनमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखने को मिलेगी और जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है।
कथन 2 में क्या लिखा हुआ है कि ओजोन नियम 2000 के अनुसार ओजोन परत संरक्षण करने वाले पदार्थों का आयात निर्यात सेक्शन 6 में निर्दिष्ट देशों से ही करे, ये भी राइट हैं। तो अब हम कथन में पढ़ लेते हैं कि हमें कथन में क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन में ए लिखा हुआ है कथन 1 सही है, बी लिखा हुआ है कथन 2 सही है, सी लिखा हुआ है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, डी लिखा हुआ है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कथन ए और कथन 2 दोनों सही है। दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारे आए हुए हैं आरआरबी चंडीगढ़ लोको पायलट के एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, छपा हुआ है, टपका हुआ है। क्योंकि ओजोन परत संरक्षण के लिए उत्तरदायी पदार्थों के आयात निर्यात व उत्पादन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ओजोन निर्यात सेक्शन 6 में निर्दिष्ट देशों से ही करें। अगला है 29 रेफ्रिजरेंट CFC 11 की ओजोन संभावित रिक्तीकरण क्या है। ये क्वेश्चन है जो कि आरआरबी चंडीगढ़ ASST लोको पायलट सेम टू सेम ऊपर जो क्वेश्चन आया था ये भी उसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं जिस एग्ज़ाम में ऊपर वाला क्वेश्चन आया था। A 1.05, B 1.00, C 0.08, D 0.05। तो इसका राइट आंसर है B 1.00। रेफ्रिजरेंट CFC 11 की ओजोन संभावित रिक्तीकरण 1.00 होती हैं। HFC ज्वलनशील नहीं होते हैं तथा इनमें ऑक्सीजन क्षरण ओजोन क्षरण करने की क्षमता शून्य होती है, किंतु CFC की तुलना में इनका प्रयोग कठिन है क्योंकि ये CFC HCFC तथा HC रेफ्रिजरेंट के साथ प्रयोग किए जाने वाले खनिज तेलों के साथ अघुलनशील हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर का क्वेश्चन है कि विकसित देशों के लिए HCFC का फेज आउट लक्ष्य कब तक का है। ए वर्ष 2030, वर्ष 2040, वर्ष 2045, वर्ष 2025। तो इसका राइट आंसर है 2030 यानी 2030 के ईयर में फेज आउट करना है हमें HCFC ओजोन को। विकसित देशों का फेज आउट लक्ष्य वर्ष 2030 का है तथा विकासशील देशों का वर्ष 2040 तक CFC के 100% फेज आउट लक्ष्य प्राप्त करना है। बेसा लेवल 2015 में CFC या HCFC की औसत उत्पादन व खपत करना है। नेक्स्ट है 31। पहले हमने जो वीडियो थे उनमें दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन की सेशन का वीडियो बनाया था। ये जो क्वेश्चन है सब, ये जो वीडियो ये सबसे बड़ा होगा। इसमें हम 20+ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जो कि आपको समझ में नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देंगे। तो और अब नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन है कि CFC के विकल्प के लिए प्रयुक्त नहीं है। A HFC, C B HC, C HCFC और D इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है HCFC जो है वो प्रयुक्त नहीं है। HCFC क्यों प्रयुक्त नहीं है? क्योंकि इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन के अणु हैं, इसलिए यह उपयुक्त नहीं है। हमें क्लोरीन के अणु निकालने हैं। और नेक्स्ट है 32 के कौन सा सार्थक एजेंट सफाई एजेंट है जो ODP को बढ़ने नहीं देता। A पेट्रोल, B केरोसिन, C ट्राईएथिलीन और D है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आरआरबी चेन्नई और बेंगलोर के लोको पायलट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका राइट आंसर है ट्राईक्लोरोएथिलीन। अब ये क्या है, क्या कारण क्या है कि इसी का यूज करते हैं सफाई एजेंट के रूप में। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं कि ट्राईक्लोरोएथिलीन सार्थक सफाई एजेंट हैं जो ODS ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को बढ़ाने नहीं देता। भारत भी वर्ष 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके इसका सदस्य बन चुका है। इसलिए भारत भी ओजोन परत
क्षरण करने वाले पदार्थों जैसे CFC तथा SCFC के फेज आउट के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्वेश्चन है 33, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए के सिलेंडर का रंग होता है A सफ़ेद, B काला, C नीला और D हरा। कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसके सिलेंडर का रंग किस तरह का होता है? उसके सिलेंडर का रंग काला होता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर जैसा ही होता है। ये क्वेश्चन RRB गोरखपुर ASST लोको पायलट 2006 में आए हुए हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के सिलेंडर का रंग काला होता है। यह अधिक नशीला और तेज गंध वाला रेफ्रिजरेंट होता है। यह तेल में घुलनशील होता है। यह रेफ्रिजरेंट पानी के साथ एसिड बनाता है जिसका कुछ प्रभाव खाद्य पदार्थों पर भी आ जाता है, परंतु कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इसमें हमें इनका मिलान करना है। ये सिलेंडर का रंग दिया हुआ है और रेफ्रिजरेंट दिया हुआ है कि कौन से रेफ्रिजरेंट के सिलेंडर का रंग कौन सा होगा। ए अमोनिया के सिलेंडर का रंग किस तरह का होता है? तो यहाँ पर देखिए, अमोनिया के सिलेंडर का रंग हल्का नीला। मिथाइल क्लोराइड जो है उसके सिलेंडर का रंग है नारंगी। सी दिया हुआ है फ्रियोन 12, उसके सिलेंडर का रंग सफ़ेद। डी है फ्रियोन 22, उसके सिलेंडर का रंग होता है हरा। और ई है फ्रियोन 113, उसके सिलेंडर का रंग होता है बैंगनी। क्वेश्चन है 35, रेफ्रिजरेंट 22 किस समूह के अंतर्गत आता है? ए इथेन, बी मीथेन, सी जियोट्रॉपिक और डी है एजोट्रॉपिक। तो इसका राइट आंसर है मीथेन समूह में आता है रेफ्रिजरेंट 22 मीथेन समूह के अंतर्गत आता है। 75 डिग्री सेल्सियस पर इसकी गुप्त ऊष्मा 218.1 किलोजूल प्रति किलोग्राम तथा -15 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट आयतन 0.078 मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम होता है। क्वेश्चन 36 है कि मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट खाली जगह के रूप में प्रवेश करता है। ए लो प्रेशर गैस, बी हाई प्रेशर गैस, सी लो प्रेशर लिक्विड और डी है हाई प्रेशर लिक्विड। तो इसका राइट आंसर है ए लो प्रेशर गैस। ऑप्शन में लिखा हुआ है कि आंसर में लिखा हुआ है कि मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर गैस के रूप में प्रवेश करता है। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्तमान में इस प्रणाली का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इसे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन भी कहते हैं। इसमें द्रव की ऊष्मा को शोषित कर वाष्प बन जाने वाला सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। जब रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त द्रव रेफ्रिजरेटर स्थान से गुजरता है तो वहाँ की ऊष्मा शोषित कर यह द्रव वाष्प में बदल जाता है। इसके फलस्वरूप इस स्थान से ऊष्मा बाहर निकल जाती है और वह स्थान ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन है 37, जब किसी रेफ्रिजरेंट में नमी उपस्थित होती है तब इसके कारण क्या बन जाता है? ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी हाइड्रोजन, सी पर ऑक्साइड और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। अगर रेफ्रिजरेंट में नमी हो जाती है जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यह पूरे सिस्टम को ख़राब कर देता है, जंग लग जाता है। ये क्वेश्चन RRB गोरखपुर लोको पायलट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं 2001 में। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको बदलकर किसी रेफ्रिजरेंट के बॉइलिंग पॉइंट को बदला जा सकता है? कि किस चीज़ को बदलकर हम बॉइलिंग पॉइंट को बदल सकते हैं? ए एक्सपेंशन वाल्व की सुपरहीट सेटिंग, बी है रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर प्रेशर, सी सिस्टम में थर्मोस्टेट की सेटिंग, डी है रेफ्रिजरेंट में नमी की मात्रा। ये गुवाहाटी ASS लोको पायलट के एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा सी के सिस्टम में हम थर्मोस्टेट की सेटिंग को बदलकर बॉइलिंग पॉइंट को बदल सकते हैं। बढ़ाकर सिस्टम में थर्मोस्टेट की सेटिंग को बदलकर हम किसी भी रेफ्रिजरेंट के बॉइलिंग पॉइंट को बदल सकते हैं। रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट निम्न होना चाहिए।
यदि रेफ्रिजरेंट का क्वथनांक निम्न होगा तो यह शीघ्रता से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे कूलिंग क्रिया उत्तम बन जाती है। क्वेश्चन है 39। यदि किसी रेफ्रिजरेंट ड्रायर को खोला गया है और सिलिका जेल से चार्ज किया गया है तब इसे डिहाइड्रेट और सील करना चाहिए। बी है तुरंत पुनः स्थापित करना चाहिए। सी सील करके 3 महीनों के लिए स्टॉक में रखना चाहिए। और डी है कि केवल उच्च तापमान सर्किट पर पुनः उपयोग करना चाहिए। यह क्वेश्चन जो है जो जम्मू कश्मीर में लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ था 2010 में, उसमें पूछा गया है और इसका राइट आंसर है डिहाइड्रेट और सील करना। तो देखते हैं कि इसका राइट आंसर के क्या कारण है। यदि किसी रेफ्रिजरेंट ड्रायर को खोला गया है और सिलिका जेल से चार्ज किया गया है तब इसे डिहाइड्रेट और सील करना चाहिए। रेफ्रिजरेंट ड्रायर को फिल्टर ड्रायर तथा डिहाइड्रेटर भी कहा जाता है। रेफ्रिजरेशन प्रणाली में ड्रायर का प्रयोग रेफ्रिजरेंट में से नमी को दूर करने के लिए किया जाता है। नमी के कारण रेफ्रिजरेशन प्रणाली सही प्रकार के कार्य नहीं कर सकती। ड्रायर को रिसीवर की तरल लाइन तथा एक्सपेंशन वाल्व के मध्य में लगाया जाता है। ये कि ड्रायर को कहाँ लगाया जाता है, रिसीवर की तरल लाइन और एक्सपेंशन वाल्व के मध्य में लगाया जाता है। इसके द्वारा नमी अवशोषित करते हुए सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा रेफ्रिजरेंट है जो विषैला होता है। ए रेफ्रिजरेंट 11, बी रेफ्रिजरेंट 22, सी रेफ्रिजरेंट 22 और डी है रेफ्रिजरेंट 717 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेंट 717। बाकी जो रेफ्रिजरेंट हैं रेफ्रिजरेंट 12, 11 और 22 ये आंसर नहीं होंगे। ये एग्ज़ाम कोलकाता के लोको पायलट के एग्ज़ाम में आया हुआ है। निम्न में से R717 रेफ्रिजरेंट विषैला होता है। इसका रासायनिक नाम अमोनिया है तथा रासायनिक सूत्र NH3 होता है। अमोनिया रेफ्रिजरेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रासायनिक कंपाउंड है। अमोनिया नशीला, थोड़ी विस्फोटक और कुछ स्थिति में ज्वलनशील होता है। इसमें ये जो दिए हुए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अमोनिया का अणुभार 17, क्वथनांक होता है -33 डिग्री सेल्सियस और हिमांक होता है -77.8 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि 41 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। ए रेफ्रिजरेंट 11, बी रेफ्रिजरेंट 12, सी रेफ्रिजरेंट 22 और डी है रेफ्रिजरेंट 717। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेंट 22 का बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे कम होता है। ये जो हैं ये RRB कोलकाता के लोको पायलट एग्ज़ाम में आए हुए हैं 2005 के। अभी ये यहाँ पर हमारे पास सारणी बनाई हुई है कि ये जो 4 रेफ्रिजरेंट दिए हुए थे हमें, ये 4 उनके क्या बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या हिमांक पॉइंट होता है। तो रेफ्रिजरेंट 11 का हिमांक बिंदु -111 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक बिंदु होता है 23.77 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेंट 12 का हिमांक बिंदु होता है -157.5 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक बिंदु होता है -29.80 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेंट 21 का हिमांक पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट -135 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 8.92 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेंट 22 का हिमांक बिंदु होता है -160 और क्वथनांक बिंदु होता है -40.820 और रेफ्रिजरेंट 30 का हिमांक बिंदु होता है -96.6 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट होता है 39.80 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेंट 40 का हिमांक बिंदु होता है -97.5 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक बिंदु होता है -23.7 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेंट 717 का हिमांक बिंदु होता है -77.8 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक बिंदु होता है -33.3 डिग्री सेल्सियस। ये सारणी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस सारणी को आप स्टडी कर लेना। हमने वीडियो में बताए हैं, आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप ये सारणी अपने पास सेव कर लेना, क्योंकि इस सारणी में से बहुत से सवाल आते हैं जो कि CTA एग्ज़ाम में भी आएंगे, पूछे जाएंगे, पहले भी आए थे।
2019 के एग्ज़ाम में भी आए थे, इस बार भी आएंगे, आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस रेफ्रिजरेंट में न्यूनतम संबंधी ओजोन विनाश कार्यकुशलता होती है? ए रेफ्रिजरेंट 11, बी रेफ्रिजरेंट 12, सी रेफ्रिजरेंट 22 और डी है रेफ्रिजरेंट 114 के। ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इन रेफ्रिजरेंट में से कौन सा रेफ्रिजरेंट है जिसमें ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकते हैं, तो वो रेफ्रिजरेंट हैं 22। क्या कारण क्या है कि रेफ्रिजरेंट 22 में न्यूनतम संबंधी ओजोन विनाश कार्यकुशलता होती है? रेफ्रिजरेंट 22, इसे फ्रीऑन 22 भी कहते हैं। इसका पूरा नाम मोनोक्लोरो हाई फ्लोरोमीथेन है। यह आवश्यक रेफ्रिजरेशन प्रभाव उत्पन्न करने के लिए पॉजिटिव प्रेशर पर कार्य करता है। यह नमी को शीघ्रता से शोषित कर लेता है। इसकी विशिष्टताएं निम्न प्रकार हैं। इसका अणुभार 48.48, क्वथनांक -40.8 डिग्री सेल्सियस, हिमांक जो होता है वह -140 डिग्री सेल्सियस, क्रांतिक तापमान 96 डिग्री सेल्सियस और क्रांतिक दाब 50.34 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेफ्रिजरेंट में निम्नलिखित में से कौन सा गुण वांछनीय होता है? ए लो बॉइलिंग पॉइंट, बी हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, सी वाष्पीकरण की हाई लेटेंट हीट होनी चाहिए और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी हैं राइट हैं, ये सभी होने चाहिए एक आदर्श रेफ्रिजरेंट के गुण में। ये क्वेश्चन हमने पहले के 10 क्वेश्चन का जो सेशन का वीडियो था उसमें भी स्टडी किए हैं। अब इसमें क्या कारण क्या हो सकते हैं? रेफ्रिजरेंट लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, वाष्पीकरण की हाई लेटेंट हीट आदि के वांछनीय गुण रखता है। रेफ्रिजरेंट के ऊष्मागतिकीय गुण, रेफ्रिजरेंट के ऊष्मागतिकीय गुणधर्म रेफ्रिजरेंट के ऊष्मा संबंधित गुणों का निर्धारण करते हैं। एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में निम्न ऊष्मागतिकीय गुण होने चाहिए। रेफ्रिजरेंट का क्वथनांक निम्न होना चाहिए। 2 रेफ्रिजरेंट का हिमांक बिंदु भी निम्न होना चाहिए। 3 है इवेपोरेटर के ताप पर रेफ्रिजरेंट की गुप्त ऊष्मा उच्च होनी चाहिए। दोस्तों 44 नंबर का क्वेश्चन है कि एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में क्या होना चाहिए? हाई मेल्टिंग पॉइंट, मीडियम मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट और कोई भी मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसका राइट आंसर है लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ये क्वेश्चन कोलकाता के आरआरबी एग्ज़ाम लोको पायलट में आया हुआ है 2002 में। इसमें लिखा हुआ है कि एक अच्छे रेफ्रिजरेंट में लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए तथा इवेपोरेटर व कंडेंसर दोनों में रेफ्रिजरेंट का प्रचलन दाब और वायुमंडलीय दाब के समान या थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन है 45, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट लाभदायक होता है क्यों? क्योंकि यह सस्ता होता है। बी यह कम तापमान प्राप्त करने में सहायक होता है। सी यह प्राइमरी रेफ्रिजरेंट पाइपिंग को कम करने में सहायक होता है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आरआरबी मल्डा के लोको पायलट के एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसका राइट आंसर है सी, यह प्राइमरी रेफ्रिजरेंट पाइपिंग को कम करने में सहायक होता है। अब द्वितीयक रेफ्रिजरेंट जो हैं यहाँ से हम स्टडी करते हैं कि वे रेफ्रिजरेंट जिन्हें प्रयोग करने से पूर्व प्राथमिक रेफ्रिजरेंट की स्थापना से ठंडा किया जाता है द्वितीयक रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं। इन रेफ्रिजरेंट्स का प्रयोग अप्रत्यक्ष रेफ्रिजरेशन प्रणाली में किया जाता है। द्वितीय रेफ्रिजरेंट निम्न प्रकार के होते हैं: ए वाटर, बी ब्राइन, सी एंटीफ्रीज 4 है, मिथाइलिन क्लोराइड और रेफ्रिजरेंट 11। ये सब जो हैं वह द्वितीयक रेफ्रिजरेंट के उदाहरण हैं। तो दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन थे उनकी हमने स्टडी कर ली हैं। अब हम अगले सेशन में हम और 25 क्वेश्चन लेके आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी, जैसे कि इतने क्वेश्चन पढ़े हैं 25 क्वेश्चन और पिछले के भी 10 क्वेश्चन का जो वीडियो बनाया उनमें से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का
सॉल्यूशन समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम आपको उसका सॉल्यूशन का एक वीडियो बनाएंगे जल्दी। तो थैंक यू, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।